एक दिन रात को श्रुति अपनी मोबाइल की लाइट ऑन करके पढ़ाई कर रही थी। ओ हाँ, आप लोग शायद सोच रहे होंगे, इस जमाने में भी किसी इलाके में बिजली का इतना समस्या हो सकता है जहां किसी को पढ़ाई करने के लिए अपनी मोबाइल की लाइट का इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन हाँ, यही सच है। श्रुति गुप्ता अपनी माँ के साथ कोलकाता के लेक गार्डन में एक छोटी सी बस्ती में रहती है जहां बिजली की इतनी समस्या है कि बिजली ना आने के बराबर। श्रुति बहुत सी कठिनाइयों के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही है। उसकी एचएस के रिजल्ट अच्छे होने पर उसे स्कॉलरशिप दिया गया। स्कॉलरशिप मिलने से श्रुति ने अपनी कॉलेज की एडमिशन उसी पैसे से की। इसी तरह श्रुति अपनी पढ़ाई अभी भी कंटिन्यू कर रही है। श्रुति पढ़ाई करते करते उसकी फोन बजने लगी और उसने बिना देखे ही कॉल रिसीव कर लिया। क्या बात है त्रिशा, कुछ दिनों से तुम कॉलेज नहीं आ रही हो और तुमने तो अपना नंबर ही चेंज कर लिया। वो तो भला हो बेचारी प्रिया का कि उससे मुझे तुम्हारा नंबर मिल गया। अच्छा छोड़ो ये सब। अच्छा एक बात बताओ, तुम कहीं तुम्हारा शादी वादी का चक्कर तो नहीं चल रहा है? अरे एक मिनट, कब से बोले ही जा रहे हो? आप हो कौन? ओह अच्छा, तो अब तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हो। इसका मतलब मैं सही सोच रहा था, सचमुच तुम्हारा शादी का चक्कर ही चल रहा है। अरे कम से कम मुझे एक बार बता तो दिया होता। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? कब से बोले जा रहे हो त्रिशा प्रिया? मैं कोई त्रिशा प्रिशा नहीं हूँ। मैं आप जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ। पहले कहीं पे भी फोन लगा लेते हो और किसी भी लड़की का नाम लेकर बात करने का बहाना ढूंढते हो, लेकिन मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ। और हो सके तो अपना दिमाग ठीक करवा लेना। डिस्गस्टिंग। अरे ये लड़की कितनी अजीब है, पहले मुझे इतना सुनाया और बाद में मेरा कॉल भी काट दिया। हाँ शायद हो सकता है त्रिशा की कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर रही होगी, इसीलिए वो मुझसे कनेक्टेड नहीं रहना चाहती। पर जो भी हो, ये लड़की बोलती बड़ा अच्छा है। अरे यार, मैं भी एक खामोखा में क्या सोच रहा हूँ। और अब तो रात भी बहुत हो चुकी है और नींद भी बहुत आ रही है। चलो सो जाते हैं। ये सब सोचते सोचते अनमोल गहरी नींद में सो गया। चलिए आप सभी को परिचय करवाते हैं अनमोल से। यह है अनमोल सिंह, अपने माता पिता का इकलौता संतान। उसके माता पिता दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अनमोल अपनी पढ़ाई के सिलसिले में जयपुर में किराए पे एक फ्लैट लेकर रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। इसी तरह 2 दिन बीत गए। श्रुति एक दिन कॉलेज से लौटकर अपनी माँ से कहती है, माँ, परसों से हमारी कोचिंग क्लासेस शुरू होने वाली है, जिसकी एडवांस फीस जमा करने की लास्ट डेट कल ही है। मंथली फीस 3,000 है, लेकिन पहले ही वहाँ 1,500 जमा करना पड़ेगा। मुझे स्कॉलरशिप से जो पैसे मिले थे वो मेरी कॉलेज की एडमिशन और मेरी बुक्स खरीदने में ही खर्च हो गए। फ़िलहाल मेरे पास 500 रुपये है और जमा करने की लास्ट डेट कल ही है, इसीलिए क्या आप मेरे लिए 1,000 रुपये का इंतज़ाम कर सकती हैं? मैं जानती हूँ ये थोड़ा जल्दी है, लेकिन अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता तो मैं आपसे नहीं कहती। प्लीज़ माँ, कोशिश करके देखिए ना। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम अपना पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हो और मैं भी चाहती थी पहले तुम आगे भी पढ़ो, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, मैं जितना इनकम करती हूँ उससे घर चलना ही मुश्किल हो जाता है और इतनी जल्दी पैसे का इंतज़ाम करना, वो भी 1,000 रुपया, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बेटा मेरी बात मानो तो।
अब तुम अपना पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि तुम जितना पढ़ी हो ना उतना भी बहुत लोग नहीं पढ़ पाते। देखो, अब मैं कोई अच्छा सा रिश्ता देखती हूँ, बस तुम शादी करके अपना घर बसा लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद मेरा जो भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद श्रुति अपनी रूम में चली जाती है और अपनी माँ की कही हुई हर बातों को गौर से सोचती है। अचानक उसे पंखुड़ी की याद आती है। पंखुड़ी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। हर सुख दुख में वो दोनों एक दूसरे को हर बात शेयर करते हैं और इसीलिए आज भी बिना सोचे श्रुति पंखुड़ी को कॉल करती है। पंखुड़ी, मुझे लगता है शायद अब मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। तू तो जानती ही है ना हमारी प्रॉब्लम। मेरी कॉलेज में एडमिशन भी मेरी स्कॉलरशिप के पैसों से हुई थी और मेरी माँ भी ये चाहती है कि अब मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर किसी के साथ अपना घर बसा लूं। इसमें मेरी माँ भी गलत नहीं है, क्योंकि मेरी माँ तो हर वक्त ये कोशिश करती है कि मुझे कोई तकलीफ ना हो, लेकिन वो भी क्या करेंगी। और तुम भी तो मेरी हेल्प करती ही आ रही हो ना। ये फोन भी तो तुमने ही मुझे गिफ्ट किया है, नहीं तो जिसके घर में इलेक्ट्रिक नहीं होती उसकी फोन खरीदने की औकात कहाँ है। मुझे लगता है कि मेरी माँ की बात मुझे मान लेनी चाहिए। अरे देखो तो, मैं कब से अपनी बातें बोली ही जा रही हूँ। मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम क्या कर रही हो। तो बताओ पंखुड़ी, क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ पंखुड़ी, तुम कुछ बोल नहीं रही? आई एम सॉरी, वो गलती से तुम्हारा कॉल मेरे पास आ गया। ये सब मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम अपनी बात इस तरह से कह रही थी कि मैं तुम्हें नहीं बता पाया। मैंने सुना है कि कोई अगर अपने दिल की बात शेयर करता है तो उसके दिल को सुकून मिलता है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोक पाया। हालांकि मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी चाहिए थी, इसलिए एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। अरे नहीं, इसमें गलती आपकी नहीं, गलती तो मेरी है जो उस दिन मैंने आपका नंबर नहीं डिलीट किया। माना कि मैंने मिस्टेक से आपको कॉल करके इतना कुछ बताया, लेकिन जो भी हो, आपको इस तरह से मेरी बात सुननी नहीं चाहिए थी। हाँ, मिस्टेक मेरी है, इसके लिए आई एम सॉरी। अब और क्या सुनना चाहते हैं आप, जो फिर से कॉल किया आपने? मैंने बोला ना सॉरी। देखो, मुझे गलत मत समझना। मैंने तुम्हें यही कहने के लिए कॉल किया है कि पढ़ाई छोड़ना किसी प्रॉब्लम का सलूशन थोड़ी ना होता है। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो कोई जॉब कर सकती हो या तो फिर बच्चों को ट्यूशन भी तो पढ़ा सकती हो। लेकिन पढ़ाई छोड़ना, ये तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। प्लीज़, अगर हो सके तो तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना। थैंक्स एडवाइस देने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तुम कॉल कट मत करना। और मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ओह,
अच्छा, मैं वही सोच रही थी। आपने सिर्फ एडवाइस देने के लिए तो मुझे कॉल नहीं किया होगा, तो असली वजह ये है। देखिए, मैं जानती हूँ अगर कोई किसी का दुख सुनता है तो उसे ज़रूर उस पर दया आती है, लेकिन मुझे ना किसी की सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हारे साथ कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहा हूँ। देखो ना, वो उस दिन मेरे दोस्त की जगह पे तुम्हारे पास कॉल जाना और आज तुम्हारा कॉल मेरे पास, ये भी तो किसी इत्तेफाक से कम नहीं है ना। तो इसीलिए मैंने तुम्हें दोस्ती का प्रपोज़ल दिया है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें कोई फोर्स कर रहा हूँ। एक्सेप्ट करना या ना करना ये तो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन प्लीज़ मैं इतना ज़रूर कहूँगा, तुम कुछ दिन इसके बारे में सोचो और उसके बाद ही अपना डिसीजन लो। अच्छा ठीक है, अब मैं रखता हूँ। और हाँ, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। अब दोबारा ये गलती मैं नहीं करूँगी। मैं अभी के अभी ये नंबर डिलीट करती हूँ। पर एक बात तो है, मैंने आज तक किसी को कॉल करने से पहले बिना नंबर देखे कभी कॉल नहीं किया। फिर आज ये मुझसे कैसे हो गया? फिलहाल के लिए ये नंबर मैं रहने देती हूँ। पहले इस बारे में पंखुड़ी से बात करूँगी, उसके बाद कुछ सोचूंगी। इसके बाद श्रुति डिनर करके सो जाती है। अगले दिन कॉलेज से लौटते वक्त वो अपनी दोस्त पंखुड़ी को सारी बातें बताई। सब कुछ सुनने के बाद पंखुड़ी उससे कहती है, मुझे लगता है तुझे ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी से दोस्ती करने में कोई बुराई तो नहीं है ना। हाँ, ये सही बात है कि तू उसे जानती नहीं है, लेकिन एक बार बात करके तो देख ले। अगर तुझे ठीक ना लगे तो फिर बाद में कुछ सोचना। और ये भी तो हो सकता है ना कि उससे बात करके तुझे अच्छा लगे और एक दिन तुम दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाए। तो मेरी राय मान तो तू उससे बात करके देख ही ले। अगर तुम कहती हो तो ठीक है, मैं बात करूँगी। इसीलिए तो मैंने तुमसे पूछा पहले। तो ठीक है, चलो अब चलते हैं, माँ इंतज़ार कर रही होंगी। अरे श्रुति, तुझे याद तो है ना, कल से हमारी कोचिंग क्लास शुरू हो रही है। मैं अटेंड कर रही हूँ, तुम आओगी ना? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम कल से अटेंड कर लो। मैं कुछ दिन बाद अटेंड करूँगी। हाँ, जो नोट्स मिलेंगे वो मैं तुमसे ले लूँगी। फिलहाल अभी मैं नहीं अटेंड कर पाऊँगी। श्रुति, तुझे तो पता है ना, स्कूल से लेकर कॉलेज तक हम दोनों एक साथ हर जगह पे गए हैं। और आज मैं अकेली चली जाऊं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और मैं ऑलरेडी तेरी फीस की एडवांस जमा करवा चुकी हूँ। ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? वो मैंने ऐसे ही थोड़ी ना जमा करवाया है। जब तुम जॉब करोगी तो मैं सूद समेत वापस भी लूंगी, समझी? बस तुम कल टाइम से आ जाना, ठीक है? मैं तुम्हें क्या कहूँ पंखुड़ी, तुम कह रही थी ना कि वो मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन तुमसे अच्छा मेरा दोस्त और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हर वक्त बिना बताए तुम मेरा हर प्रॉब्लम में साथ देती हो। सच में पंखुड़ी, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसी दोस्त मिली। थैंक्स पंखुड़ी। अरे तुम इतनी इमोशनल होते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलो, अब हमें घर चलना चाहिए। और तुम्हें भी जाने की जल्दी तो होगी, क्योंकि
कोई तुम्हारे जवाब का इंतजार जो कर रहा है। देखना, दोस्ती का प्रपोजल एक्सेप्ट करके मुझे भूल मत जाना, और आगे क्या हुआ ये भी बताना, ठीक है? अरे पंखुड़ी, तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और श्रुति भी अनमोल का दिया हुआ प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और इसी तरह दोनों में दोस्ती हो जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगे। अनमोल और श्रुति अब रेगुलर बातें करते हैं। जैसे श्रुति अपनी सारी बात अपनी बेस्ट फ्रेंड पंखुड़ी से शेयर करती है, वैसे अनमोल भी अपना बेस्ट फ्रेंड रॉकी से अपना हर बात शेयर करता है। श्रुति और अनमोल एक दूसरे से बात तो जरूर करती है, लेकिन इन्होंने एक दूसरे को कभी देखा तक नहीं है, ना ही फोटोज में और ना ही वीडियो कॉल में। अब इसी तरह देखते देखते कुछ साल बीत गई। एक दिन अनमोल फोन में वीडियोस देख रहा होता है। वैसे बैठे बैठे मोबाइल देखने में आज बड़ा बोरिंग सा लग रहा है, और आज सुबह से तो श्रुति से भी बात नहीं हुई। एक काम करता हूँ, श्रुति को कॉल कर लेता हूँ। नहीं, पहले मैसेज करके देख लेता हूँ कि वो इस वक्त क्या कर रही होगी, फिर कॉल करता हूँ। हाय श्रुति, आप क्या कर रही हो? वैसे तो मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही खाना बना रही हूँ। वैसे आजकल ज़्यादातर तुम खाना ही बनाती रहती हो, क्यों? शादी करने का इरादा है क्या? अनमोल का ये मैसेज देखते ही श्रुति गुस्से से अनमोल को कॉल करती है। वाह, तो आखिरकार तुम्हारा कॉल आ ही गया। मुझे पता था कि मेरे मैसेज देखने के बाद तुम मुझे कॉल जरूर करोगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम अपनी शादी की बात बताने के लिए इतनी एक्साइटेड हो कि इतनी जल्दी कॉल करोगी। तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो? जब कोई लड़की खाना बनाती है, घर का काम करती है, इसका मतलब वो अब शादी करने का इरादा कर रही है। और मुझे जहाँ तक पता है कि तुम जहाँ पर रहते हो वहाँ तुम खाना खुद बनाते हो और अपना काम भी खुद करते हो। इसका मतलब तुम हर रोज शादी करने का इरादा लेकर ये सब करते हो क्या? या फिर मैं लड़की हूँ इसलिए? अरे बस, तुम तो सच में गुस्सा हो गई यार। मैं तो बस केवल तुमसे मजाक कर रहा था, लेकिन जब तुम गुस्सा होती हो तो मुझे बड़ा मजा आता है। अरे कहीं तुम मेरी इन बातों से गुस्सा मत हो जाना, ये भी मैं मजाक ही कर रहा हूँ। इट्स ओके, अभी मैं रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है। ठीक है, अभी तो तुम काम कर लो, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है, और वो भी आज ही। इसलिए मैं तुम्हें रात में कॉल करूँगा। प्लीज़ तुम मेरे कॉल का इंतज़ार करना। ओके, बाय। इसके कुछ टाइम के बाद श्रुति डिनर कर लेती है। डिनर करने के बाद वो अनमोल के कॉल का इंतजार करती है। रात को करीब 12 बजे अनमोल श्रुति को कॉल करता है। इतनी देर
देर तक कोई इंतजार करवाता है क्या? जो भी हो, ये सब छोड़ो। वैसे तुम कुछ कहने वाले थे। अच्छा, तुम्हें याद है आज एक स्पेशल डे है? स्पेशल डे आज? मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारा बर्थडे तो नहीं है, और मेरा भी बर्थडे नहीं है आज। तो फिर क्या है आज? ओह अच्छा, मुझे लगा कि ये दिन हमारे लिए खास है, लेकिन मुझे नहीं पता था ये दिन सिर्फ मेरे लिए खास है। वैसे आज का दिन मेरे लिए सच में बहुत खास है, क्योंकि आज ही के दिन 3 साल पहले गलती से मैंने तुम्हें कॉल कर दिया था, और झगड़े से ही सही आज ही के दिन हमारी दोस्ती की भी शुरुआत हुई थी। और आज देखो, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, इसलिए ये दिन मेरे लिए बहुत खास है। पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम ये दिन भूल जाओगी। अरे बुद्धू, मुझे सब याद है। वो तो मैं तुमसे आज शाम का बदला ले रही थी। वैसे तुमने यही कहने के लिए इतनी देर तक इंतजार करवाया क्या? नहीं, मुझे तुमसे कुछ और कहना था। मुझे नहीं पता यह कहना सही होगा या नहीं, पर बहुत सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूँ। श्रुति, तुमसे बात करते करते मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जाना। इतने साल बीत गए हमारी दोस्ती को, ना जाने कब कैसे ये दोस्ती प्यार में बदल गई, कुछ पता ही नहीं चला। और मुझे लगा कि आज मुझे अपने दिल की बात तुम्हें बतानी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो फीलिंग मेरे मन में है वो तुम्हारे मन में भी हो। देखो श्रुति, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो हमेशा मेरी दोस्त बन के रह सकती हो, लेकिन प्लीज़ श्रुति, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वजह से हमारी दोस्ती के बीच कोई दरार नहीं आनी चाहिए। बस यही कहना था मुझे तुमसे। अनमोल, मैंने तो कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। मैं तो बस तुम्हारी दोस्त बनके ही तुमसे बातें करती थी। वैसे आज तक हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं है, और बिना देखे प्यार, मुझे नहीं पता ये पॉसिबल है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अट्रैक्शन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बिना देखे प्यार ये भी हो सकता है क्या? हो सकता है कुछ दिन के बाद ये फीलिंग्स रहे या ना रहे। वैसे ठीक है, फिर मैं बाद में तुम्हें कॉल करती हूँ, क्योंकि फिलहाल मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत जाती है। उस दिन के बाद फिर कभी इन दोनों में बात नहीं हुई। अनमोल तो रेगुलर श्रुति को कॉल करता है, लेकिन न जाने क्यों श्रुति उसका कॉल इग्नोर करती है। इसका मतलब ये नहीं कि श्रुति अनमोल से बात नहीं करना चाहती, वो भी अनमोल को बहुत मिस करती है। कई बार तो कॉल करने को सोचती भी है, लेकिन फिर कुछ सोच के खुद को रोक लेती है। रेगुलर कॉल करते करते जब श्रुति का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो अनमोल मन ही मन सोचता है, काश मैंने अपने दिल की बात श्रुति को नहीं बताई होती, तो आज हमारी और श्रुति की दोस्ती पहले जैसी ही रहती। लेकिन मैंने तो सिर्फ उसे अपने दिल की बात बताई, उसे फोर्स नहीं किया।
लेकिन इस वजह से हमारा रिश्ता ही खत्म हो जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब जो भी हो, मैं उसे कॉल नहीं करूँगा। अगर मेरा प्यार सच्चा होगा तो श्रुति मुझे एक ना एक दिन कॉल ज़रूर करेगी और मैं उसके कॉल का इंतज़ार करता रहूँगा। इसी तरह और कुछ दिन बीत जाती है। एक दिन डिनर के बाद श्रुति की माँ उससे कहती है, श्रुति बेटा, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। लड़का कोई अनजान नहीं है। वो जो राज अंकल है ना, तुम्हारे पापा का फ्रेंड, उसका बेटा आर्यन, जिनके साथ तुम बचपन में खेला करती थी, वो लोग अमेरिका में रहते हैं। कुछ ही दिन के लिए इंडिया आए हैं और राज अंकल चाहते हैं जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए। बस तुम भी उनके साथ अमेरिका चले जाना। लड़का अच्छा है और परिवार भी अच्छा है। मुझे लगता है आर्यन के साथ तुम बहुत खुश रहोगी, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। माँ, किसी के साथ बचपन में खेलना और उसे हमेशा के लिए लाइफ पार्टनर बनाना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। हाँ, आर्यन मेरा बचपन का दोस्त ज़रूर है, लेकिन लाइफ पार्टनर, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। माँ, आपने तो सब कुछ तय कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त देते तो अच्छा होता। ये वक्त ही तो हमारे पास नहीं है बेटा। मैंने कहा ना तुमसे, वो लोग कुछ ही दिन के लिए इंडिया आए हैं। अगले महीने वो लोग अमेरिका जाएंगे, इसलिए वो लोग जल्द से जल्द ये शादी करवाना चाहते हैं। बस चलो, अब सो जाओ। बातें करते करते वो दोनों सो जाते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत गई। इन 2 दिनों में श्रुति अपनी माँ की कही हुई हर बातों को गौर से सोचती है। आखिर में वो अपनी फ्रेंड पंखुड़ी के घर जाके सारी बातें पंखुड़ी को बताती है। ये सब सुन के पंखुड़ी उससे कहती है, श्रुति, मुझे जहाँ तक पता है, कुछ दिन पहले अनमोल ने तुझे प्रपोज किया था और तूने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर आर्यन से शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? अनमोल? यहाँ अनमोल कहाँ से आ गया? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। श्रुति, शादी को लेकर डिसीजन लेना ये कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल सा काम है और हर इंसान के मन में ही अपने पार्टनर को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं। इसीलिए मैं तुझसे बोल रही हूँ, जो भी डिसीजन लेना बहुत ही सोच समझ कर लेना। और हाँ, इस बारे में सोचते वक्त जरा इस पर भी गौर करना, क्या तुम्हें किसी की याद आती है? क्या पता इससे तुम्हें डिसीजन लेने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। थैंक्स पंखुड़ी। फिलहाल मैं घर जाती हूँ। तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की, इसलिए मैनी थैंक्स। इसके बाद श्रुति अपनी घर चली जाती है। डिनर करने के बाद वो अपनी फ्रेंड की बातों को बहुत देर तक सोचती है। अचानक वो बिना कुछ सोचे अनमोल को कॉल कर बैठती है। श्रुति का कॉल देखते ही अनमोल तुरंत कॉल रिसीव करता है, जैसे वो इतने दिनों से इसी कॉल का इंतजार में था। तो फाइनली तुम्हारा कॉल आ ही गया। वैसे मुझे हमारी दोस्ती पर पूरा भरोसा था कि तुम एक ना एक दिन मुझे कॉल जरूर करोगी। भरोसा सिर्फ हमारी दोस्ती पे था और हमारे प्यार पे भरोसा नहीं था क्या? हमारा प्यार? इसका मतलब तुम भी? आई एम सॉरी अनमोल। मैं जानती हूँ इतने दिनों से मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती थी। अनमोल,
जब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि उन्होंने मेरी शादी तय कर दी है किसी दूसरे लड़के के साथ, तब मुझे मेरे प्यार का एहसास हुआ। मुझे लगा अगर मेरा लाइफ पार्टनर कोई बन सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। अनमोल, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे? ऑफ कोर्स। वैसे भी मैंने तो तुम्हारे बारे में पहले से ही अपने घर वालों को बता करके रखा है और मैं जॉब भी करता हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरी शादी से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। वैसे तुम कुछ बता रही थी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है, कैसे? इसके बाद श्रुति अनमोल को सब कुछ बताती है। फिर वो अनमोल से कहती है, तुमने तो सब कुछ सुना। अगर मैं इस वक्त अपनी माँ से कुछ कहूँगी तो वो मानेंगी नहीं, क्योंकि वो आर्यन को बहुत दिनों से जानती हैं। एक बार हमारी शादी हो जाए फिर मैं अपनी माँ को समझा लूँगी। हाँ तो ठीक है, तुम ज़्यादा टेंशन मत करो। मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करके कोलकाता आने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद अनमोल अपने घर वालों को सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनने के बाद वो लोग भी इस शादी से राजी हो जाते हैं। 24 नवंबर को अनमोल अपने बेस्ट फ्रेंड रॉकी के साथ कोलकाता पहुंचता है। वो दोनों पार्क स्ट्रीट के द पार्क होटल में रुकते हैं। इधर पंखुड़ी अनमोल और श्रुति की शादी का सारा इंतजाम पहले से ही करके रखी थी। कालीघाट में 25 नवंबर को इन दोनों की शादी है। अगली सुबह रॉकी तैयार होकर रूम से निकलने ही वाला था कि इतने में अनमोल उससे कहता है, अरे रॉकी, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? वैसे शादी में तो अभी वक्त है, फिर इतनी जल्दी? अरे तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है और तेरी शादी भी होने वाली है, इसलिए हमने सोचा तेरे लिए और तेरी होने वाली भाभी, नहीं मतलब मेरी होने वाली भाभी के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। ओह अच्छा, ठीक है, तू ध्यान से जाना और हाँ, समय रहते कालीघाट पहुँच जाना, क्योंकि तेरे बगैर मैं शादी नहीं करूँगा, ये तो तू जानता है ना। अरे तू टेंशन मत ले, तुझसे पहले तो मैं ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, पर तुम तैयार रहना सरप्राइज़ के लिए। ओके बाय। इसके बाद रॉकी कालीघाट पहुंचता है। वहां शादी की जोड़ी में एक लड़की को देख के उससे कहता है, क्या आप श्रुति हो? हाँ, मैं तो श्रुति हूँ, पर आप? ओह वाओ, मैं तो देखते ही समझ गया था कि तुम ही हो मेरी श्रुति, बिकॉज यू आर लुकिंग सो प्रीटी, और मेरी श्रुति से सुंदर कोई हो ही नहीं सकती। न जाने क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है। वैसे पहले जब अनमोल मुझसे फ़ोन में बातें करता था तब तो उसकी बात करने का तरीका ऐसा नहीं था। शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। हो सकता है उसने मुझे पहली बार देखा है, इसीलिए एक्साइटमेंट में ये सब बोल रहा है। क्या हुआ श्रुति, तुम कुछ बोल नहीं रही हो? कहीं मुझे देख के तुम्हें दोबारा प्यार तो नहीं हो गया ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं जहाँ तक जानती हूँ हमारी शादी का मुहूर्त 11 बजे है, लेकिन अचानक आपने सुबह मैसेज करके बताया कि हमारी शादी का मुहूर्त 10 बजे है। ये सडनली चेंज कैसे हो गया? और आपने मुझे अननोन नंबर से ही मैसेज क्यों किया? अरे श्रुति, वो अचानक
टाइम चेंज हो गया और मेरा मोबाइल में रिचार्ज नहीं था, इसलिए तुम्हें अननोन नंबर से मैसेज किया। वो सब छोड़ो, चलो मंदिर के अंदर, नहीं तो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। आपने तो कहा शादी का मुहूर्त 10 बजे है और 10 बजने में अभी थोड़ा समय बाकी है। इतनी देर अगर हम थोड़ी बातें कर लेते तो एक दूसरे को समझने में थोड़ा आसान होता, क्योंकि आज हम पहली बार मिले हैं ना। एक दूसरे को समझने के लिए बहुत वक्त मिलेगा, लेकिन शादी का मुहूर्त एक बार चले जाएगा तो फिर दोबारा कभी नहीं आएगा ना। इसलिए कह रहा हूँ, चलो हम लोग मंदिर के अंदर ही वेट करेंगे। इसके बाद रॉकी श्रुति को लेकर मंदिर के अंदर चला जाता है। श्रुति उसके साथ अंदर तो जाती है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी घबराहट होती है। पहली मुलाकात की वजह से होगा शायद, ये सोचकर वो मंदिर के अंदर पहुंचती है। शादी का मुहूर्त शुरू होने में और कुछ ही मिनट बाकी है, इसलिए आप दोनों अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए। इसके बाद श्रुति और रॉकी दोनों ही अपना आसन ग्रहण करते हैं। तुम यहाँ? अरे मैं तो भूल ही गई थी, आपने कहा था आपके एक फ्रेंड आएंगे हमारी शादी में, तो यही आपके फ्रेंड हैं क्या? अरे श्रुति, तुम ये सब छोड़ो, पहले हमारी शादी पे फोकस करो तुम। ओह अच्छा, तो तुम श्रुति हो। शायद तुम्हें समझने में मुझसे ही कोई भूल हो गई। रॉकी, तू इससे शादी मत कर, ये एक नंबर की धोखेबाज है। पहले इसने शादी का प्रपोजल देके मुझे यहाँ बुलाया और अब ये शादी के मंडप में तेरे साथ बैठी हुई है। वैसे श्रुति का तो छोड़, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने तो मुझे कहा था कि तू मुझे सरप्राइज देने जाने वाला था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे जज करने की? आपको शर्म नहीं आती क्या एक अनजान लड़की के बारे में ये सब कहते हुए? वैसे आप हो कौन? और अनमोल, ये आपको रॉकी कह के क्यों बुला रहे हैं? मुझे जहाँ तक पता है आपका नाम तो रॉकी नहीं है। ओह अच्छा, तो गलती श्रुति की नहीं बल्कि असली कल्प्रेट तो तुम हो। और वैसे तू तो मुझे सरप्राइज देने वाला था, लेकिन सरप्राइज इतना बड़ा होगा ये मैंने नहीं सोचा था। और श्रुति, तुम पूछ रही थी ना मैं कौन हूँ? मैं अनमोल हूँ, अनमोल सिंह, जिससे तुमने प्यार किया है, जो सिर्फ तुम्हारे खातिर इतनी दूर आया है। और ये मेरे बचपन का दोस्त, सॉरी धोखेबाज दोस्त रॉकी है। देखो, मैं जानता हूँ तुम अभी दुविधा में फंसी हुई हो, इसलिए मैं यही कहूँगा, तुम अभी ये शादी मत करो। तुम पहले पूरी सच्चाई जान लो, उसके बाद ही तुम तय करना कि तुम्हें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सच जानने के बाद जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा मैं उसमें तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम एक बार सच्चाई जान लो। नहीं श्रुति, मैं ही तुम्हारा असली अनमोल हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता क्या क्यों हमारी शादी से इनको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैं ही तुम्हारा असली अनमोल हूँ, यही सच्चाई है। इसलिए कोई सच्चाई जानने की ज़रूरत नहीं है। पंडित जी, आप शादी की रस्में शुरू कीजिए। नहीं, पहले मुझे सच्चाई जाननी है, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे ये शादी करनी है या नहीं। फिलहाल हमें बाहर चलना चाहिए। इसके बाद वो तीनों मंदिर से बाहर आते हैं और फिर अनमोल श्रुति से कहता है, श्रुति, वैसे हमारी शादी का मुहूर्त तो 11 बजे का था ना, तो फिर तुम यहाँ इतनी जल्दी? वैसे मैं तो जल्दी इसलिए आया था ताकि तुम्हें
ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। जब मैं सुबह घर से निकलने की तैयारी कर रही थी तो अचानक मेरे पास एक मैसेज आया कि शादी का मुहूर्त 10 बजे है। मेरे पास कुछ सोचने का वक्त नहीं था, इसीलिए मैं बिना कुछ सोचे यहाँ चली आई। और जब मैंने इनसे पूछा कि तुमने मुझे अननोन नंबर से मैसेज क्यों किया है, तो इन्होंने कहा कि रिचार्ज ख़त्म होने की वजह से इन्होंने मुझे अननोन नंबर से मैसेज किया, और ये रहा वो नंबर। मैं भला तुम्हें अननोन नंबर से मैसेज क्यों करूँगा? ये तो रॉकी का नंबर है। रॉकी, तू तो मेरे बचपन का दोस्त था ना, तो फिर तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अरे बचपन का दोस्त तो तू मुझे मानता है, पर मैं तो एक शुरू से ही तुझे अपना कॉम्पिटिटर मानता हूँ, क्योंकि तेरे साथ कंपटीशन करने में सच में यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नोटिस तो किया ही होगा ना, बचपन से लेकर आज तक तुझे जो चीज़ पसंद आता है, पता नहीं क्यों वो मुझे हर हाल में हासिल करना पड़ता है, और एक बार मांगने से ही वो सब तुम बिना सोचे ही मुझे दे देता है। लेकिन इस बार पता था क्या वो अब नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। और जब मैं यहाँ आके श्रुति को देखा, उसे मुझे पसंद आ गई और मैं तुरंत उसे शादी के मंडप में लेके चले गया। समझते क्या हो तुम अपने आप को? वैसे तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे पहले से ही अजीब लग रहा था, लेकिन असली कारण ये है, अब पता चला मुझे। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं एक इंसान हूँ, कोई चीज़ नहीं जो तुम मुझे लेकर कंपटीशन करोगे। बस बहुत बोल लिया तुमने। तुम दोनों ने मिलके मेरा बहुत इंसल्ट कर लिया। जब मेरा प्लान सक्सेस हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे रह के इंसल्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाता हूँ। इसके बाद कुछ देर तक इन दोनों में खामोशी छाई रही। अनमोल को इस तरह मायूस देखकर श्रुति उससे कहती है, अनमोल, तुम्हें याद है जब हमारी पहली बार फोन पे बातें हुई थी तो उसकी शुरुआत भी झगड़े से ही हुई थी, और आज? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। देखो, आज हमारी पहली मुलाकात की शुरुआत भी झगड़े से ही हुई है। इसका मतलब अब हम हमेशा झगड़ा ही करते रहेंगे क्या? अच्छा ही तो है। जितना हम झगड़ा करेंगे उतना ही हमारे बीच में प्यार बरकरार रहेगा। पर ये वक्त अभी झगड़ा करने का नहीं है। चलो मंदिर के अंदर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं, वरना सचमुच में ही मुहूर्त निकल जाएगा। अरे एक मिनट, इतना कुछ हो गया और इन सब चीजों में मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि पंखुड़ी आने वाली है, पर वो अभी तक आई नहीं है, और उसके बिना शादी। रुको, मैं उसे कॉल करती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वक्त रहते ही आ चुकी हूँ, और मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज भी है। उधर देख। सॉरी श्रुति, पर इस शादी में आंटी का होना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और उन्हें अपने साथ ही लेकर आई हूँ। और आंटी, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अनमोल भी एक अच्छा लड़का है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लीजिए। माँ, मैं आपको बताना चाहती थी, पर बस और एक शब्द भी मत कहना। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? वो तो मुझे पंखुड़ी से पता चला। आज मेरी बेटी की शादी होने जा रही है और इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है।
इतना पराया कर दिया तुमने मुझे एक पल में कि अपनी दिल की बात बताने की लायक भी नहीं समझा। आंटी आंटी इसमें श्रुति की कोई गलती नहीं है। ये जो किसी को बिना बताए शादी करने का फैसला हम दोनों ने मिलकर लिया है। आंटी ये अच्छा नहीं किया हमने इतना बड़ा डिसीजन लेकर के, इसलिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ आंटी, मैं श्रुति को बहुत खुश रखूँगा। प्लीज़ आंटी आप एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए। आंटी आप प्लीज़ मेरे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज़। माँ, आप प्लीज़ कुछ बोलिए माँ। आप इस तरह से नाराज़ मत रहिए। मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो गलत है, लेकिन अगर मैं आपको सच्चाई बताती तो आप मेरी बात नहीं मानती, क्योंकि आर्यन को आप बहुत दिनों से जानती हैं और अनमोल आपके लिए अनजान है। माँ, अगर मैं आपकी बात मान लेती, एक पल के लिए मैं अपना प्यार ठुकरा भी देती, लेकिन आपसे इतना दूर हमेशा के लिए विदेश में सेटल होना, ये मैं नहीं सह सकती माँ। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया और अनमोल बहुत अच्छा लड़का है माँ। प्लीज़ माँ, आप नाराज़ मत रहिए। माँ कुछ बोलिए ना प्लीज़। बस अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। वो तो मैं इम्तिहान ले रही थी तुम्हारे प्यार का। अनमोल बेटा, कुछ देर पहले यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैंने देखा और मुझे लगता है आप मेरी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। आपसे अच्छा जीवन साथी मेरी बेटी के लिए और कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं खुद आप दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ। अब चलो, नहीं तो सच में शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। इसके बाद शादी की एक एक रस्में पूरी होने लगी। अब वधू की मांग में सिंदूर भर दीजिए। इसके बाद अनमोल श्रुति की मांग में सिंदूर भर देता है और फिर पंडित जी उनसे कहते हैं, विवाह संपूर्ण हुआ। अब आप दोनों ईश्वर से प्रार्थना करके बड़ों से आशीर्वाद ले लीजिए। इसके बाद श्रुति की माँ से अनमोल और श्रुति आशीर्वाद लेते हैं। पंखुड़ी भी इन दोनों को ढेर सारी बधाइयां देती है। बस इसी तरह अनमोल और श्रुति हमेशा की तरह एक पवित्र बंधन में बंध गए। ये जरूरी नहीं कि मिस्टेक से डायल किया हुआ हर नंबर रॉन्ग नंबर निकले। कभी कभी वही रॉन्ग नंबर राइट नंबर बनके हमेशा के लिए रह जाता है किसी की जिंदगी में। यहीं पे समाप्त हुई हमारी आज की कहानी अनजानी राहें। इस कहानी में हर किरदारों को निभाने वाले श्रुति की माँ सायरा खातून, पंखुड़ी सविता शाह, रॉकी बाबुल पोद्दार, पंडित जी इसके रफीकुल, अनमोल हेमंत शर्मा, श्रुति दीपिका कुमारी और संचालना में मैं निकिता मार्डी। चलिए आज बस इतना ही, फिर लौटेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक साथ रहिए लाइफ मीन्स एग्जाम चैनल के साथ। और हाँ, अगर इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। धन्यवाद।